संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को अगर आपको देखना है तो आप जो है वो किसान जीवन की कविताओं में आप देखें। केदारनाथ सिंह प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को व्यक्त करने वाले आधुनिक हिंदी कविता में, खासतौर से नई कविता के कवियों में बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जो जैसे उन्होंने माझी का पुल जो कविता है, हाँ जी, बैलों के सींगों के बीच से दिखता है माझी का पुल। बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और उन्होंने जो क्रेकार, ऐसे नए नए शब्द आप देखिए, लोक जीवन, किसान जीवन के शब्द हमारी हिंदी कविता में जो नए नए शब्द आए हैं उसमें आप देखिए किसान जीवन का कितना बड़ा योगदान। उनकी एक दाने कविता भी बहुत दाने हैं। हम मंडी नहीं जाएंगे, हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से बार बार करते हैं दाने, उठते हुए कहते हैं। हाँ, मतलब दाना दाना बिकना नहीं चाहता। फिर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आती। बिल्कुल बाजार चले जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये किसान जीवन को लेकर के, अब जैसे देवेंद्र कुमार एक कवि हैं, उनकी एक कविता है, देवेंद्र कुमार बंगाली हाँ। बड़े मशहूर कवि हिंदी के रहे हैं। आप देखिए उनकी एक कविता है फसलें, 2 लाइन की कविता है। आप देखिए कि इतनी जल्दी क्यों है, कटने के लिए इतनी जल्दी क्यों है, क्या कल तुम्हारे घर हल्दी है। फसलें जब हमारे यहाँ पक कर तैयार हो जाती है, चाहते हैं जल्दी से जल्दी काटा जाए, तो वो कहते हैं भाई इतनी जल्दी क्यों है कटने के लिए, क्या तुम्हारे घर हल्दी है। ये जो केदारनाथ अग्रवाल तो प्रकृति जीवन और किसान जीवन के बड़े अद्भुत कवि हैं। पछाह का यह जो कवि है, बांदा के नदी के किनारे जो है, अपनी कविता को किस तरह से रोकता है और किसान जीवन को क्या क्या बुंदेलखंड का जीवन जी जी कविताओं। केदारनाथ अग्रवाल तो इस हवा जो उनकी कविता है, मतलब हवा हूँ बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ छपाछप मचाया गिरी धम्म से। अब आप ये देखिए कि एक अल्लड़ युवती का जो हवा को एक अल्लड़ युवती का मतलब प्रतिरूप बना करके और कैसे वो भाग रही है और कविता उसी के साथ साथ भाग रही है। ये किसान जीवन की छवियां है। संक्षेप में कहने का मेरा आशय ये है कि किसान जीवन दुनिया के और मुल्कों की साहित्य की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय साहित्य का जो मेरुदंड है वो किसान जीवन है। और किसान जीवन का सिर्फ दुख और दारिद्र्य ही नहीं, उसकी हंसी खुशी, हर्ष विषाद, सारी चीजें समाहित हैं। और केवल मनुष्य समाज ही नहीं, जो मनुष्येतर समाज है, जड़ जंगम, जिसको जंगम कहते हैं आप, वो भी किसान जीवन में शामिल है। एक केकड़ा भी हमारे साथ है, कछुआ भी एक हमारे साथ है, ये मछली भी हमारे साथ है, मल्लाह भी। कितनी, अब आप देखिए कि किसान जीवन जब हम कहते हैं तो उसमें सभी समाहित है। बिल्कुल सही है, सारी चीजें, वो नवचर जलचर और सारी चीजें, पशु पक्षी सारे शामिल हो जाते हैं उसमें। जी सारी वनस्पतियां शामिल हो जाती हैं। एक चीज मैं और भी उल्लेखित करना मतलब चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें। पूर्वांचल में एक दौर जो ब्रिटिश काल में है, अंग्रेजों ने पूर्वांचल और बिहार के बहुत सारे किसान और श्रमिकों को ले जा करके मॉरिशस, फिजी, गुयाना, इन देशों में गन्ने की खेती के लिए उन्होंने, तो उनको जो है गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ये भी साहित्य में बिल्कुल हिंदी साहित्य में ये भी आया है। और गिरमिटिया मजदूरों की व्यथा जो है वह रिपोर्टाज में भी, गुंजेश्वरी प्रसाद के रिपोर्टाजों में जी। और उनके मतलब पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये रहा है जी। तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी जो है आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, आप देखिए कि गिरमिटिया मजदूर तो हमारे भोजपुरी समाज से ही, देखिए भोजपुरी समाज की ये व्यथा भी कह सकते हैं। और आज भी वो परंपरा कायम है कि यहाँ का आदमी जो है प्रवासी है। गिरमिटिया मजदूर के रूप में तो जिन जगहों पर गए आप, तो है ही, बल्कि देश के सुदूर इलाकों में हमारे पूर्वांचल के लोग बाग जो है किस तरह से बाहर जा करके और हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं।
करने की हर जी जी और ये जो लोग, मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए दो तरह का साहित्य है हमारे यहाँ। एक तो शिष्ट साहित्य है जिसकी मैंने चर्चा किया, और एक साधारण जीवन को लेकर के जो लोक साहित्य रचा गया है वो अलिखित है, वो वाचिक है। जी जी जी। वाचिक साहित्य भिखारी ठाकुर का जो साहित्य है। जी जी जी। तो ये जो प्रवासी जीवन की जो पीड़ा है वो भी हमारे लोक जीवन के साहित्य में और किसान जीवन के साहित्य में भरा पड़ा हुआ है। मैं दो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है बहुत कम एज में ही युवकों की शादियाँ हो जाती हैं। तो एक लोकगीत है, उसमें उस लोकगीत में ये है कि पहली ही रात को जब युवक से मुलाकात होती है अर्थात उसके पति से, तो वह फरमाइश कर बैठती है, कुछ मांगा होगा, भाई कुछ बताइए क्या चाहिए आपको, पहली मुलाकात हो रही है। तो उसने जो है झूलने की फरमाइश कर डाली। अब आप देखिए कि हमारे लोक जीवन में लागल झूलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंचने की ना, मतलब झूलने के ये वर्षों बाद, जाहिर है कि वो सुबह की गाड़ी पकड़ा और चला गया कलकत्ता, क्योंकि पत्नी ने फरमाइश कर दी थी कि भाई मुझे झूलनी चाहिए। अब जाहिर है वहाँ महीनों सालों वह जो है धक्का खाता हुआ और पैसा उपार्जित करने की कोशिश करता हुआ कि झुलनी मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर चलूं। और जाहिर है कि वो ये जो लोकगीत है ये पैदा होता है वर्षों बाद। ये पत्नी कह रही है कि मैंने कहां से कहां उनसे फरमाइश कर दी और झुलने के धक्के से मेरे प्रिय बलम कलकत्ता पहुंच गए और लौटे नहीं अभी तक। ये जो व्यथा है, ये जो पीड़ा है, एक बेरोजगार नौजवान की जो पीड़ा है, ये किसान ये वो जो लड़का है वो किसान जीवन का ही लड़का है, किसान संस्कृति के ये एक और भी जो गीत है, रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, ये पैसवा बैरी और चटकल जो है वहाँ जो जूट की मिलें हुआ करती थी, तो वहाँ जा करके लोग मजदूरी करते थे और वो लोग साहित्य में नहीं मतलब आप फेंक दिया ना थरिया बलम गई ना झरिया पहुंचना की ना, मतलब खाना बहुत खराब खानों में जी जी और चले गए। तो ये जो प्रवासी जीवन की पीड़ा है, प्रवासी जीवन की पीड़ा हमारे आप देखिए पूर्वांचल के जो खासतौर से हिंदी साहित्य खड़ी बोली के साहित्य में भी दिखाई देगा, और उससे ज्यादा और गहराई से और बहुत व्यापक रूप से जो है हमारे लोक साहित्य में भोजपुरी की जो कविता है, बिल्कुल खासतौर से जो हमारे लोकगीत हैं, लोक गान है, वो महुआ चंपा के पेड़ मत लगाना ए बाबा, महुआ के पेड़ तू लगाना। वो लड़की कहती है कि बाबा, बाबा माने पिता, कि तुम जो है दरवाजे पर बाबा चंपा के पेड़ मत लगाना, महुआ के पेड़ लगाना। महुआ के पेड़ क्यों लगाना भाई? क्योंकि महुआ जो है वह किसान जीवन का एक तरह से गरीबों का किसमिस अनार सजनी, अब आई महुआ बारी में बाहर सजनी। आप जानते हैं मोती भी है तो भोजपुरी और खास तौर से किसान जीवन का ही कवि है, उसका जिक्र किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यही नहीं, जो प्रवासी जो मजदूरों की बात आपने कही, तो अभिमन्यु अनंत का जो लाल पसीना उपन्यास है, बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास है। एक और किसान जीवन का कवि है जो भोजपुरी का है, वो रामनोल मिश्र। रामनोल मिश्र खा कौआ मामा गदा गल गुदुरी। अब ये कौआ मामा जो है राजनीतियों पर कितना तीखा व्यंग है, बिल्कुल ये किसान जीवन से ही ये गुदुरी। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि जो उसका जो प्रीशियस, जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य हिस्सा है, वो किसान जीवन अपनी जगह घेरता है और बहुत व्यापक अर्थों में घेरता है, और वही कालजयी है। तुलसीदास हमारे कालजयी हैं, कबीर कालजयी हैं,
सूरदास कालजयी हैं, महाकवि निराला आधुनिक काल में अकेले महाकवि हैं, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि ये सभी किसान जीवन की उपज है। और जाहिर है कि किसान जीवन को हमारा जो पाठक समाज है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। न केवल हिंदी साहित्य में, जब बल्कि आप पूरे भारतीय साहित्य को भी खंगालेंगे, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तो वहाँ भी किसान जीवन की बड़े बड़े जो कथाकार पैदा हुए हैं दक्षिण में, वो सब किसान जीवन के हैं। इसलिए किसान जीवन को छोड़कर तो मैं साहित्य की परिकल्पना नहीं कर सकता। इसलिए किसान जीवन और किसान चेतना, ये दोनों जो है साहित्य के और खेती बाड़ी के। रेणु ने एक जगह लिखा है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, कि रेणु ने लिखा है कि एक कहानी लिखने से बढ़िया कि मैं घुटने भर पानी में खड़े होकर के 3 मंडा धान रोपूं। तो ये 3 मंडा जो धान रोपने की जो इच्छा है, आप सोचिए कि एक कहानी लेखक कह रहा है कि मैं कहानी लिखने से वो ज्यादा सार्थक काम मानता हूँ। तो ये है किसान जीवन का आकर्षण कि एक लेखक जो है वो कहानी लिखना छोड़ करके और खेती करना ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो त्रिपाठी जी, आपसे जो हिंदी साहित्य में किसान जीवन विषय पर जो चर्चा हुई, ये बहुत ही मैं समझता हूँ सार्थक चर्चा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक, और जो आज़ादी के बाद का जो साहित्य है उसमें जो किसानों का जीवन है, जो कृषि संस्कृति है, जो श्रम की संस्कृति है, और पूरे देश में, न केवल हिंदी जगत में बल्कि पूरे देश के साहित्य में जो कृषि संस्कृति हमारी भारतीय जो विरासत और परंपरा भी है, ये लगातार जो है उसमें दिखाई देती है, और दिखाई नहीं देती है, अपनी वो सार्थक उपस्थिति को हमेशा दर्ज कराती रहती है। तो यह हमारी लोक जीवन की और भारतीय संस्कृति की अमूल्य छाती है। इस विषय पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा की और मैं उस सार्थक चर्चा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी धन्यवाद कि उन्होंने इतनी रुचि के साथ इस विषय पर सुनने की जहमत उठाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।